राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के केलवन इलाके में नवंबर के महीने में एक शादी संपन्न हुई। शादी बिल्कुल सामान्य माहौल में हुई थी। परिवार वाले खुश थे, रिश्तेदार मौजूद थे और किसी को भी ये महसूस नहीं हुआ कि आने वाले समय में ये रिश्ता इतनी बड़ी घटना से जुड़ जाएगा। दुल्हन का नाम था अंजलि, जिसे घर के लोग अंजू कहकर बुलाते थे। दूल्हे का नाम था आशीष, उम्र 27 साल। वो एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था। मंडप में रस्में निभाई जा रही थी। जब पंडित ने दोनों से पूछा कि क्या वे जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार हैं, तो आशीष ने पूरे भरोसे के साथ हामी भरी। अंजू ने भी हामी कही। उस समय उसके चेहरे पर कोई घबराहट, कोई असमंजस नहीं दिखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा एक सामान्य शादी में होता है। शादी के बाद अंजू ससुराल आई। शुरुआती दिन सामान्य रहे। कुछ ही समय बाद आशीष और अंजू हनीमून पर चले गए। हनीमून से लौटने के बाद अंजू ने मायके जाने की इच्छा जताई। ससुराल वालों ने इसे स्वाभाविक समझा। पहली बार घर छोड़ा था, माँ बाप और भाई बहनों से मिलकर मन हल्का हो जाएगा, यही सोचकर उसे मायके भेज दिया गया। लेकिन मायके जाने के बाद अंजू के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। यहाँ उसकी मुलाकात संजू से हुई, जो उसका शादी से पहले बॉयफ्रेंड था। इस मुलाकात के बाद अंजू की बातचीत, सोच और रवैये में फर्क साफ महसूस होने लगा। अब जब वो आशीष से फोन पर बात करती तो पहले जैसी अपनापन भरी बातें नहीं होती। बातचीत औपचारिक सी हो गई थी। आशीष को ये बदलाव महसूस तो हुआ, लेकिन उसने इसे सामान्य समझा और ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ समय बाद अंजू वापस ससुराल लौट आई। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हालात बदल चुके थे। इसी दौरान अंजू लगातार संजू के संपर्क में बनी रही। बातचीत के दौरान कुछ ऐसी योजनाएं बनने लगी जिनके बारे में आशीष को कोई जानकारी नहीं थी। इस योजना में 2 और नाम सामने आते हैं, रॉकी और बादल। फिर आता है 30 जनवरी का दिन। उस रात खाना खाने के बाद आशीष रोज की तरह टहलने के लिए बाहर निकलने की तैयारी करता है। अंजू उस दिन जिद करती है कि वो भी साथ चलेगी। आशीष पहले मना करता है और कहता है कि मौसम ठंडा है, बाहर चलना ठीक नहीं होगा। लेकिन अंजू के जोर देने पर दोनों बाहर निकल जाते हैं। इतने में अंजू ने कॉल करके संजय को इसकी जानकारी दे दी। संजय ने रॉकी और बादल 2 लड़कों को हायर कर रखा था। ये झाड़ियों में छुपे हुए थे। जैसे अंजू ने कॉल मिलाया, तुरंत उन लोगों ने हमला बोल दिया। इन लोगों ने पहले लाठी डंडों से खूब पीटा और उसके बाद मफलर से उसकी जान ले ली। और जो अंजू है, इसने अपनी चैन बाली वगैरह सब अपने प्रेमी को दे दिया। बेहोश होकर वो भी गिरने का नाटक करती है। कुछ देर बाद एक राहगीर पुलिस को सूचना देता है कि सड़क किनारे 2 लोग पड़े हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। आशीष की मृत्यु हो चुकी होती है, जबकि अंजू बेहोशी की हालत में पास ही मिलती है। अंजू के गहनों के गायब होने की बात भी सामने आती है, जिससे शुरुआत में मामला लूट और हादसे जैसा लगता है। लेकिन जब पुलिस बारीकी से जांच करती है तो कुछ बातें मेल नहीं खाती। घटनास्थल की स्थिति, चोटों की प्रकृति और समय रेखा पुलिस को सोचने पर मजबूर कर देती है। अंजू के बयान में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सवाल खड़े करती है। इसके बाद तकनीकी जांच शुरू होती है। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, संपर्क सूची और हालिया बातचीत को जोड़ा जाता है। धीरे धीरे संजू, रॉकी और बादल की भूमिका सामने आने लगती है। कड़ी पूछताछ के बाद पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो जाता है। ये मामला सिर्फ एक अचानक घटी घटना का नहीं था, बल्कि पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था। इस पूरी कहानी में सबसे दुखद पहलू यह है कि आशीष, जो एक सामान्य और भरोसा करने वाला इंसान था, इस साजिश का शिकार बन गया। उसने रिश्ते को ईमानदारी से निभाया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि हालात किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई वही हो जरूरी नहीं, और हर रिश्ता उतना मजबूत हो ये भी तय नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।